हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। सो गाइज, आज इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विच इज अ पार्ट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स और बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। एंड दिस इज द फंडामेंटल ऑफ द होल मैकेनिक्स, क्योंकि आपके जितने भी आगे आने वाले टॉपिक्स हैं जैसे कि वर्क पावर एनर्जी हो गया, सर्कुलर मोशन, राइट, फ्रिक्शन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, इन सब में जो बेसिक फंडामेंटल होंगे वो यहीं से आप लोगों के कॉन्सेप्ट अराइज होने वाले हैं। तो यहां पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी बात यह है कि गाइस इस चैप्टर में आप लोगों को फॉर्मूलेज बहुत कम मिलेंगे। बहुत कम का मतलब बेटा 2 या 3 फॉर्मूलेज हैं जस्ट। तो यहां पे फॉर्मूले रटने वाला जैसा कोई सीन नहीं है। प्योर आप लोगों को चीजों को विजुअलाइज करना है और उनको कॉन्सेप्चुअली समझना है। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ दीपक चौधरी फ्रॉम IIT बॉम्बे, योर फिजिक्स मेंटर। अच्छा, अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगा जो कि आप हालांकि 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, लेकिन यार हमको उनको बहुत तमीज से अभी समझना है। कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा अच्छे से वो चीज क्लियर होनी चाहिए। तो 3 लॉज है न्यूटन की जो आप लोगों ने पता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। और ऐसा भी हमें फील होता है कि ये लॉज तो हमें बहुत अच्छे से आती हैं क्योंकि हमने बहुत पहले इनको पढ़ लिया है और बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। अगर आप लोग डीप में इन लॉज को समझेंगे तो दोस्तों जो चीजें आप लोगों ने अभी तक पढ़ी हैं, रियलिटी उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है। खैर चलिए, मैं सबसे पहले एक बेसिक सी चीज के साथ स्टार्ट करता हूं। देखो यार, सपोज हम यहां पे 2 केस कंसीडर करते हैं। लेट्स से आपके पास एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। सो दिस पार्टिकल इज मूविंग इन x डायरेक्शन एंड इसका वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं दैट इज v। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि इस पार्टिकल पर मैंने एक फोर्स लगा दिया और मैंने जो इस पार्टिकल के ऊपर दोस्तों फोर्स लगाया वो फोर्स भी मैंने आगे की ही डायरेक्शन में लगाया। तो ये पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा है और मान लीजिए कि फोर्स भी हम सेम डायरेक्शन में अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने पर क्या होगा? सो दिस इज द केस 1 और केस 1 को मैं आप लोगों को बोल सकता हूं कि जो फोर्स लग रहा है वो वेलोसिटी के पैरेलल लग रहा है और वी कैन से फोर्स इज एक्टिंग along the direction of velocity, along the direction of velocity। एक्चुअल में यहां पे बेटर होगा ये बोलना कि आपका फोर्स वेलोसिटी के मे बी पैरेलल हो सकता है या फिर एंटी पैरेलल भी हो सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल सिंपली मींस कि क्या तो फोर्स जैसे सेम डायरेक्शन में लगेगा तो हम उसे पैरेलल बोल रहे हैं, और वहीं पर यदि ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग जाए तो हम इसे एंटी पैरेलल बोल देंगे। मेन मुद्दा, जिस लाइन के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है, आपका जो फोर्स लगने वाला है दोस्तों वो फोर्स भी उसी लाइन के अलोंग लगने वाला है। ठीक है, ऐसा होने पे क्या होता है? अब आप मुझे एक सिंपल सी चीज बताइए कि कोई ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रही है और आपने उसे फोर्स भी आगे की तरफ ही लगा दिया। थोड़ी देर बाद क्या आपको ऐसा फील नहीं होता कि उसकी जो स्पीड होगी, उसकी जो रफ्तार होगी वो इंक्रीज कर जाएगी? सपोज देयर इज अ पर्सन एंड वो इंसान x डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आपने उस इंसान को उसी डायरेक्शन में धक्का मार दिया। तो यार जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है आपने उसी डायरेक्शन में अगर धक्का मार दिया तो उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, वो तेज चलने लगेगा। सपोज ये पार्टिकल पहले 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, थोड़ी देर बाद देखेंगे 4 मीटर पर सेकेंड से, और थोड़ी देर बाद 6 मीटर पर सेकेंड से, और थोड़ी देर बाद 8 मीटर पर सेकेंड से, और इस प्रकार ये पार्टिकल की जो रफ्तार है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन आपने अगर यहां पर एक चीज नोटिस की कि जो पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन था वो डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन दोस्तों अभी भी सेम है। पार्टिकल यदि इनिशियली आगे जा रहा था तो अभी भी वो किस तरफ जाएगा? आगे की ही तरफ जाएगा। मतलब यहां से ये कंक्लूजन निकलता है, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो वेलोसिटी है दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं गाइस। फर्स्ट इज इट्स मैग्नीट्यूड
और सेकंड कंपोनेंट होता है इसका डायरेक्शन। ये इसके दो चीजें हैं। अगर आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दें, दैट मींस उसकी स्पीड बढ़ जाए या उसकी स्पीड कम हो जाए, तो भी हम बोलते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो गई। या फिर दोस्तों उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए डायरेक्शन चेंज होना इन द सेंस, मान लीजिए वो पहले आगे जा रहा था फिर वो ऊपर जाने लग गया, तो भी हम बोलेंगे कि उसका वेलोसिटी चेंज हो गया, राइट। तो यार अब मैं यहां से एक सिंपल सा कंक्लूजन निकालना चाहता हूं कि फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग जब भी ऐसा होगा आपका फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलोंग लगेगा, उस केस में हमेशा केवल और केवल मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो दोस्तों यहां पे जो डायरेक्शन रहती है वो डायरेक्शन सेम रहती है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती, डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगी। सो दिस इज द केस 1। चलिए अब हम केस 2 डिस्कस करते हैं। नाउ व्हाट इज केस 2? पहले केस में हमने जो फोर्स लगाया वो वेलोसिटी के पैरेलल लगाया। अगर हम पैरेलल न लगाने की वजह सपोज हमने फोर्स वेलोसिटी के यदि परपेंडिकुलर लगा दिया तो क्या होगा? मान लो यार आपके पास एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल लेट्स से आगे की तरफ मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी एंड उसका मैग्नीट्यूड हम बोल देते हैं लेट्स से दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। और अब इस चलते हुए पार्टिकल पर मैंने एक फोर्स लगा दिया और वो जो मैंने फोर्स लगाया वो फोर्स मैंने कुछ इस प्रकार नीचे की तरफ लगाया, एक परपेंडिकुलर फोर्स मैंने लगा दिया, ठीक है। आई हैव अप्लाइड एन परपेंडिकुलर आई हैव अप्लाइड अ परपेंडिकुलर फोर्स। तो उस केस में पता है क्या होता है, ये पार्टिकल भाई साहब आगे जा रहा था लेकिन आप तो उसको नीचे की तरफ खींच रहे हो, यस। तो अब ये आगे जाने के साथ साथ चूंकि इसके ऊपर फोर्स लग गया तो ये नीचे की तरफ भी झुक जाएगा और आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तो ये पार्टिकल कुछ इस प्रकार मूव कर रहा होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, यदि इसका मैग्नीट्यूड पहले 2 मीटर पर सेकेंड था तो इसका मैग्नीट्यूड अभी भी 2 मीटर पर सेकेंड ही होगा यदि हमने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया। सो कहने का मतलब यह है अगर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो उस फोर्स से आपकी स्पीड ना तो बढ़ेगी ना स्पीड कम होगी, केवल और केवल एक काम होगा और वो काम होगा डायरेक्शन का चेंज होना। वो काम होगा दोस्तों डायरेक्शन का चेंज होना। उस पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इस इंस्टेंट पर सपोज मैंने वापस से एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया और यदि मैंने वापस से एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया, अब ये पार्टिकल जाना तो चाहता था ऐसा लेकिन चूंकि इस तरफ इसको खींचा जा रहा है तो थोड़े से टाइम बाद पार्टिकल की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार चेंज हो जाएगी, वो इस तरफ मुड़ जाएगा। लेकिन अगर इसके मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करता हूं तो वो अभी भी कितना रहेगा, वो अभी भी 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। तो अगर हम सेकेंड केस की बात करें, इफ अ परपेंडिकुलर फोर्स इज एक्टिंग, तो आप लोगों को पहला चीज ये ध्यान रखना है कि पार्टिकल का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है और जो चेंज होती है वो केवल और केवल एक ही चीज चेंज होती है दोस्तों, एंड दैट इज द डायरेक्शन। डायरेक्शन आप लोगों की पार्टिकल की चेंज हो जाएगी लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो ये दो केस हमें हमेशा ध्यान रखने हैं। मैं आपसे यदि पूछता हूं कि यार मुझे मैग्नीट्यूड चेंज करना है, मैग्नीट्यूड चेंज करना है इन द सेंस मैं चाहता हूं कि पार्टिकल की स्पीड ज्यादा हो या फिर पार्टिकल की स्पीड कम हो, तो उस केस में मुझे कैसा फोर्स लगाना पड़ेगा? उस केस में दोस्तों मुझे एक पैरेलल फोर्स लगाना पड़ेगा कुछ इस प्रकार। अगर मैं डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहता, पार्टिकल आगे जा रहा है हमेशा आगे ही चलता रहे, तो मैं सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा दूं, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। और मैं यदि केवल और केवल डायरेक्शन यदि चेंज करना चाहता हूं तो मुझे कैसा फोर्स लगाना चाहिए? उस केस में मुझे एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स लगाने की वजह से केवल और केवल डायरेक्शन चेंज होती है लेकिन मैग्नीट्यूड आपका सेम रहता है। तो ये एक बेसिक फंडा है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा बेसिक है। अब हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो फर्स्ट लॉ था, which is also known as law of inertia. So what is first law of Newton? इसने एक बहुत सिंपल सी चीज बोली और वो सिंपल सी चीज ये थी कि
सपोज ग्राउंड पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है, ग्राउंड पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, एंड व्हेन आई से कि रखा हुआ है, दैट मींस ये पार्टिकल अभी के लिए रेस्ट पर है, ये पार्टिकल दोस्तों अभी के लिए रेस्ट पर है। तो न्यूटन जी ने ये बोला, भविष्य में अगर इस पार्टिकल पर कोई भी नेट फोर्स यदि नहीं लगता है, या सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं, इस पार्टिकल पर किसी भी प्रकार का फोर्स अगर नहीं लगेगा, तो ये पार्टिकल हमेशा जिंदगी भर जहां रखा हुआ है वहीं रखे रहेगा, ये यहां से मूव करने वाला नहीं है। या फिर हम ऐसा भी कुछ बोल सकते हैं, इसी का दूसरा वर्जन, सपोज पार्टिकल रेस्ट पर नहीं है, इनफैक्ट पार्टिकल मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी, एंड लेट्स से दैट वेलोसिटी इज v0, जिसका आप कुछ वैल्यू भी इमेजिन कर सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। तो यदि इस पार्टिकल पर किसी भी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो यह हमेशा सेम वेलोसिटी से मूव करते रहेगा। व्हेनेवर आई से सेम वेलोसिटी, दैट मींस सेम मैग्नीट्यूड, ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ना ही उसका दोस्तों मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ये एक फैक्ट है जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट नियम है या लॉ है, आप जो भी इसको बोले। तो भाई इस चीज को हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना है। मतलब अगर मैं एक आइडियल वर्ड में बात करूं कि लेट्स से मैंने किसी एक चीज को फेंक दिया ग्राउंड पर, मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, क्रिकेट बॉल है, उस बॉल को अगर मैं फेंक देता हूं कुछ वेलोसिटी से, तो वो बॉल जिंदगी में कभी भी नहीं रुकने वाली है। वो बॉल हमेशा उस रफ्तार से चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी, कभी भी वो बॉल रुकने वाली नहीं है, नेवर, कभी भी नहीं रुकेगी वो बॉल। इस चीज का ध्यान रखना। पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली अगर आप देखते हैं तो वो बॉल थोड़ी टाइम बाद रुक जाती है। तो उसका क्या रीजन होता है? उसका रीजन ये होता है कि यार जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड पर बहुत सारा फ्रिक्शन है, राइट। तो उस फ्रिक्शन की वजह से एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बॉल कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का, तो एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? इफ देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या होगा? देन स्टेट ऑफ मोशन रिमेन्स कांस्टेंट, देन स्टेट ऑफ मोशन रिमेन्स सेम। अच्छा, ये जो स्टेट ऑफ मोशन है, इस स्टेट ऑफ मोशन से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ मोशन का एक सिंपल सा मतलब होता है, आप समझ लीजिए, स्टेट ऑफ मोशन मींस वेलोसिटी वेक्टर। स्टेट ऑफ मोशन का दोस्तों एक सिंपल सा मतलब होता है, स्टेट ऑफ मोशन सिंपली मींस वेलोसिटी वेक्टर, दैट्स इट। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अच्छा, इसके हम बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखते हैं। जैसे कि सपोज हम स्टार्टिंग में एक बस में बैठे हुए हैं, तो हम भी रेस्ट पर हैं और बस भी रेस्ट पर है। तो क्या होता है कि अगर बस अचानक से चल जाती है, तो हम पीछे की तरफ, हमें एक धक्का लगता है और हम पीछे की तरफ जाने की टेंडेंसी रखते हैं। इसका रीजन क्या है दोस्तों? इसका रीजन बहुत सिंपल है। अगर मैं बस के अंदर खड़ा हूं, राइट, अब मैं बस के अंदर खड़ा हूं तो बस तो आगे चली गई और मैंने किसी भी चीज को पकड़ा हुआ नहीं है, मेरे ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा है, तो मुझे तो रेस्ट पर ही रहना चाहिए, मुझे तो रेस्ट पर ही रहना चाहिए। सपोज दिस इज द पर्सन एंड दिस इज द बस। बस तो आगे चली गई पर वो इंसान वही खड़ा है, तो हमें लगता है कि हम बस के रिलेटिवली कहां आ गए? हम बस के रिलेटिवली दोस्तों पीछे आ गए। एक्चुअल में हम पीछे नहीं आते, हम अपनी ही जगह पर खड़े रहते हैं, बट हमको ऐसा फील होता है कि हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, पर हम वहीं पर खड़े हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड न्यूटन्स सेकंड लॉज ऑफ मोशन। अब सेकंड लॉज ऑफ मोशन न्यूटन का क्या है, इसको बड़े ध्यान से जरा समझिएगा। और इसको समझने से पहले हमें एक सिंपल सी चीज समझनी है, एंड दैट सिंपल सा चीज इज मोमेंटम, जिसकी बेसिक डेफिनेशन तो हमें आती है, लेकिन अब हमें यहां पे इसे फील करना है। यार लेट्स से आप लोगों के पास एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल का मास आप लोगों ने दिया हुआ है। सो द मास ऑफ पार्टिकल इज सपोज स्मॉल m,
पार्टिकल का मास स्मॉल m है और ये पार्टिकल आगे की तरफ मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, एंड दैट वेलोसिटी इज लेट्स से v, वो वेलोसिटी v है। तो इस पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है उस मोमेंटम का बेसिक सा डेफिनेशन है, मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय p एंड p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं मोमेंटम को डिफाइन करूं तो मैं बोलूंगा मोमेंटम दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, एक उसका मास और एक उसका वेलोसिटी। ठीक है, पहले तो हम डेफिनेशन समझ लेते हैं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हम इसे कैसे फील कर सकते हैं, इस चीज के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, सेकेंड चीज, मोमेंटम किस टाइप की क्वांटिटी है, वेदर इट इज स्केलर और वेक्टर, तो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और रही बात वेक्टर की तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो जो भी डायरेक्शन आप लोगों की वेलोसिटी की है मोमेंटम की भी सेम डायरेक्शन होती है। मतलब अगर पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा है तो हम बोलेंगे कि मोमेंटम का डायरेक्शन भी आगे की तरफ है। अगर आपका पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम बोलेंगे पार्टिकल का मोमेंटम का डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है। इट सिंपली मींस जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जाएगा, जिस डायरेक्शन में दोस्तों पार्टिकल जाएगा, मोमेंटम का डायरेक्शन भी सेम होने वाला है। अच्छा, वहीं पर अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मास का एसआई यूनिट केजी हो गया इनटू वेलोसिटी का एसआई यूनिट आपका मीटर पर सेकंड हो गया। बहुत सिंपल से हम डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज बोलूं कि सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है और दोस्तों वो जो पार्टिकल है दैट पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो आप बिना कुछ सोचे समझे क्या बोलेंगे कि सर उस पार्टिकल का मोमेंटम कितना होना चाहिए, इट्स मोमेंटम शुड बी इक्वल टू 0। उस पार्टिकल का मोमेंटम दोस्तों 0 के इक्वल होना चाहिए। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि मोमेंटम का डेफिनेशन है मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर वो रेस्ट पर है तो वेलोसिटी 0, तो मोमेंटम भी 0। ये तो कुछ बेसिक डेफिनेशंस हो गई। अब अगर हम कायदे की बात करें कि हम मोमेंटम को फील कैसे कर सकते हैं, है ना, कि मोमेंटम क्या चीज है यार, मोमेंटम क्या होता है। आप लोगों ने बहुत बार क्रिकेट में ये वर्ड सुना होगा कि आज ये जो प्लेयर है वो मोमेंटम के अंदर है। ठीक है, या फिर आप लोगों ने कमेंट्री में सुना होगा कि बॉल आ रही थी और बहुत सडनली उसका मोमेंटम चेंज कर दिया, है ना। तो ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। तो व्हाट इज एग्जैक्टली मोमेंटम को हम फील कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहां पे 3 केस आप लोगों से डिस्कस करता हूं। तीनों केस में हम अलग अलग 2 सबसेट लेंगे, 2 केस होंगे हर केस में, और हमें कंपैरिजन करके यह बताना है कि कौन से केस में पार्टिकल को रोकना आसान है। ठीक है, हमें कंपैरिजन करके क्या बताना है दोस्तों कि कौन से केस में पार्टिकल को रोकना आसान है। सपोज अगर मैं फर्स्ट केस की बात करता हूं तो भाई साहब लेट्स से आप लोगों का एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल आगे की तरफ मूव कर रहा है, और यहां पर एक और पार्टिकल है, ये भी आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो 2 पार्टिकल है फर्स्ट केस में। और सेकंड केस की बात करें तो यहां पर भी दोस्तों 2 पार्टिकल होंगे और दोनों के दोनों मूव कर रहे होंगे कुछ तो वेलोसिटी से। और यदि मैं थर्ड केस की बात करूं तो यहां पर भी सेम सिनेरियो है, आपके पास 2 पार्टिकल्स हैं और दोनों ही पार्टिकल्स मोशन में हैं, और आई कैन से दोनों ही पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले केस में ये पार्टिकल 1 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है, तो ये पार्टिकल भी 1 मीटर से पर मीटर सेकंड से ट्रेवल करेगा। अच्छा, इस पार्टिकल का जो मास है दैट इज 2 kg, लेकिन इस वाले पार्टिकल का मास है 20 kg। इस पार्टिकल का मास 20 kg, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में इस वाले पार्टिकल का मास 2 kg है, तो इस वाले पार्टिकल का भी मास 2 kg है। इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। एंड थर्ड केस में इस पार्टिकल का मास लेट्स से 2 kg है एंड दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। एंड दूसरे पार्टिकल का जो मास है दैट इज 3 kg which is moving with the velocity of 2 मीटर पर सेकंड। These are the 3 cases। अब हमें यहां पे क्या कंपैरिजन करना है ये जरा समझते हैं। अब इन दोनों केस को आप भूल जाएं, केवल और केवल फर्स्ट केस पे कॉन्सेंट्रेट करिए, केवल और केवल फर्स्ट केस पे कॉन्सेंट्रेट करिए। और मैं आपसे पूछता हूं इन दोनों पार्टिकल्स में किस पार्टिकल को, सेम टाइम के लिए हम बात कर रहे हैं, किस पार्टिकल को रोकना ज्यादा डिफिकल्ट है।
या किस पार्टिकल को रोकने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, रोकने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इन दोनों में से हमको कंपैरिजन करना है। एक पार्टिकल आपके पास 2 केजी का है तो दूसरा पार्टिकल आपके पास 20 केजी का है। इन विच केस, कौन से केस में आपको पार्टिकल को रोकने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी? तो आप बोलोगे सर ये भी 1 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है, ये भी 1 मीटर पर सेकंड से, दोनों की रफ्तार तो सेम है। ये 2 केजी, ये 20 केजी, ये पार्टिकल ज्यादा हैवी है, ये पार्टिकल ज्यादा भारी है। और अगर ये पार्टिकल ज्यादा हैवी है, ज्यादा भारी है, तो उसको रोकने के लिए ताकत भी क्या लगानी पड़ेगी? ज्यादा लगानी पड़ेगी। सो आई विल से कि सेकंड वाले केस में पार्टिकल को यदि रोकना है तो फोर्स आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा फर्स्ट वाले पार्टिकल के कंपैरिजन में। यहां अगर हम डिस्कस करें, अच्छा यहां पे अगर हम देखें कि हमारा डिसाइडिंग फैक्टर कौन था, किस पार्टिकल को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा जिसका एक्चुअल में मास ज्यादा था, राइट? किस पार्टिकल को रोकने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा जिसका मास ज्यादा था। वहीं पर इस केस में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो दोनों पार्टिकल्स का मास तो सेम है। ये पार्टिकल भी 2 केजी का और ये पार्टिकल भी 2 केजी का, सही बात है, लेकिन इनकी वेलोसिटीज अलग अलग है। ये वाला पार्टिकल अगर 1 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है तो ये वाला पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है। जो दूसरे केस वाला पार्टिकल है दोस्तों, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, उसकी रफ्तार ज्यादा है, सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा है। यहां पे अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हम बोलेंगे सर सेकंड वाले केस में हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि ज्यादा तेज चलकर आ रहा है, मास तो दोनों के सेम है। तो यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर कौन हुआ? तो डिसाइडिंग फैक्टर आप लोगों का हो गया वेलोसिटी। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा, उसको रोकने में ताकत भी क्या लगानी पड़ेगी? ज्यादा। सही बात है। थर्ड केस पे आ जाते हैं। अब यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि यार कौन से केस में हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, फर्स्ट में सेकंड में, तो कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इसका मास 2 केजी और इसका मास 3 केजी। इसका मास ज्यादा है तो हमें फील होगा कि इस पार्टिकल को रोकना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, इस पार्टिकल पर फोर्स लगाना हमें ज्यादा चाहिए। लेकिन वहीं पर दोस्तों अगर हम इनकी वेलोसिटी का कंपैरिजन करें तो इसका वेलोसिटी 2, इसका वेलोसिटी 3, ये ज्यादा रफ्तार से आ रहा है तो इसको रोकना डिफिकल्ट होना चाहिए। तो यहां पे दोनों फैक्टर्स अलग अलग बात कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बोलूंगा कि यार इनका मोमेंटम निकाल के देखते हैं कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। सो मास इनटू वेलोसिटी 2 into 3 दैट इज 6, एंड व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी 3 into 2 is again equals to 6. So I can say clearly कि जो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम सेकंड का मोमेंटम सेम है, तो दोनों केस में जो फोर्स लगाना पड़ेगा दोस्तों वो एकदम सेम लगाना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू विजुअलाइज। मोमेंटम को हम ऐसा फील करेंगे, अगर किसी चीज का मोमेंटम ज्यादा है और उसका मोमेंटम आपको 0 करना है, उसे आपको अगर रोकना है तो आपको फोर्स भी क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा। जैसे अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, एक बहुत हैवी ट्रक है और वो ट्रक बहुत धीरे धीरे आ रहा है, बहुत ज्यादा धीरे धीरे आ रहा है, पर वो ट्रक बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत बड़ा ट्रक है, 1000 किलो का ट्रक है, ऐसा इमेजिन करिए। तो भाई उसे रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा है, उसका मोमेंटम ज्यादा है। अगर हम बात करें ट्रक वाले केस में, तो ट्रक वाले केस में मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कम है तो क्या हो गया? मास तो बहुत ज्यादा है तो मोमेंटम बहुत ज्यादा है, तो उसे रोकने में जो मेहनत लगानी पड़ेगी वो भी बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी। अच्छा वहीं पर अगर मैं बात करूं बुलेट की, एक जो बंदूक की गोली होती है, उसका मास दोस्तों बहुत ज्यादा कम होता है, लेकिन हम उसकी अगर वेलोसिटी देखें तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। इट इज अ वेरी हाई वेलोसिटी, और उसकी अगर वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा है, दैट सिंपली मींस कि भाई साहब उसका मोमेंटम ज्यादा है। तो मोमेंटम को हम कुछ इस प्रकार फील कर सकते हैं, राइट? चलिए अब हम आ जाते हैं कि न्यूटन्स सेकंड लॉ एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट था, और इसके ऊपर नीट में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी फ्रेम होते हैं जो कि अब हमको देखने हैं। तो यार मुझे एक सिंपल सी चीज बताइए आप लोग, सपोज आपको किसी चीज का मोमेंटम चेंज करना है,
मोमेंटम चेंज करना है, हम अभी इमेजिन कर रहे हैं कि मास कांस्टेंट है, तो मुझे जितना ज्यादा मोमेंटम चेंज करना होगा उतना ही ज्यादा मुझे फोर्स भी लगाना पड़ेगा। सो वी कैन से जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, आपको किसी का मोमेंटम चेंज नहीं करना है, मतलब वो चीज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, मोमेंटम चेंज नहीं करना है तो कोई फोर्स लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यही तो हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ था कि भाई साहब अगर आप सेम वेलोसिटी से चल रहे हो तो हमेशा सेम वेलोसिटी से चलते रहोगे अगर कोई फोर्स नहीं लगा। इन शॉर्ट मेन मुद्दा यह है, अगर आपको जितना ज्यादा मोमेंटम में चेंज लेकर आना है आपको फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा, आपको फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ एक फैक्टर और है। दूसरा फैक्टर क्या है, मान लीजिए हम दो केस ट्रेवल कंसिडर करते हैं, ये भी 1 kg का पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल भी 1 kg का है। ये पार्टिकल मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से और ये पार्टिकल भी मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। तो अब मैं आपको अगर पूछूं कि यार क्या दोनों का मोमेंटम सेम है, तो आप बोलेंगे यस, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, तो 1 into 1 करेंगे तो 1 आएगा और यहां पर भी 1 into 1 करेंगे तो वो भी 1 ही आएगा, मोमेंटम तो सेम है। तो क्या हमें सेम फोर्स लगाना चाहिए? अभी तक के जो डिस्कशन के अकॉर्डिंग तो हमने हाँ बोला था, लेकिन यहां पर एक और फैक्टर है। सपोज मैं बोलता हूं कि पहले पार्टिकल को आपको बहुत ज्यादा जल्दी रोकना है, बहुत ज्यादा जल्दी रोकना है, मतलब हद से ज्यादा जल्दी, बहुत कम टाइम में आपके पास जो समय है वो है 0.0000001 सेकेंड, बहुत कम टाइम में आपको उसे रोकना है। वहीं पे दूसरे वाले पार्टिकल को रोकने के लिए आपके पास काफी टाइम है, आपको 10 घंटे में रोकना है। पहले पार्टिकल को आपको चुटकी भर टाइम में रोकना है, आपको पार्टिकल दिखा देखते ही रोक दो, देखते ही रोक दो। लेकिन दूसरे वाले केस में आपके पास काफी सफिशिएंट टाइम है ना, तो दोस्तों आप थोड़ा 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 फोर्स लगाओगे तो वो पार्टिकल आराम से, क्योंकि 10 घंटे भाई, हल्का हल्का सा भी उसको टच करोगे, कोई चलती हुई चीज को थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाओगे तो भी वो रुक जाएगा। तो हमें यहां से क्या रियलाइज हुआ, यदि हमारे पास टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है तो हमें जो फोर्स लगाना पड़ता है वो कम लगाना पड़ता है, और वहीं पर अगर हमारे पास कम टाइम है तो हमें जो फोर्स लगाना पड़ता है वो ज्यादा। तो इस डिस्कशन से मैं बोल सकता हूं कि जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोस्तों, वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ आ जाता है, दैट इज F इज इक्वल टू पहला फैक्टर न्यूमरेटर में डेल्टा P डिवाइडेड बाय दूसरा फैक्टर दैट इज डेल्टा T। सो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। और स्टेटमेंट में अगर हम बात करें तो हम इसे लिख सकते हैं, पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स लगाया जाता है ऑन अ पार्टिकल वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। गाइस दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है सर, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या फंडा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का बहुत सिंपल सा फंडा है। ऊपर अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो आपके पास है चेंज इन मोमेंटम, लेकिन वहीं पर अगर आप डिनोमिनेटर में देखो तो आप टाइम से डिवाइड कर रहे हो। आप किसी भी चीज को यदि टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो उसका रेट बन जाती है। तो दोस्तों वो उसकी क्या बन जाती है? रेट बन जाती है। तो मैं यहां पे बस यही बात बोलना चाहता हूं कि जो फोर्स एक बॉडी पर नेट लगाया जाता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। यहां पर हम एवरेज फोर्स की बात कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम इंस्टेंटेनियस फोर्स की बात करें तो हम इंस्टेंटेनियस फोर्स क्या बोलेंगे? स्मॉल चेंजेस के लिए डेल्टा P की जगह में dP लिख सकता हूं और डेल्टा T की जगह में dt लिख सकता हूं, दैट्स इट। तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत नई बात मैंने बताई है, ये ऐसी काफी सारी चीजें हम कर चुके हैं। एवरेज और इंस्टेंटेनियस में यही डिफरेंस होता है। एंड बिलीव मी दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। इसके अलावा इस चैप्टर में आपको कुछ भी ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। डन। चलिए अब इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। तो यार आप लोगों से कुछ इस प्रकार के सवाल पूछे जाने वाले हैं कि भाई साहब मान लीजिए एक
पार्टिकल है और वो पार्टिकल सीधा सीधा चलता हुआ आ रहा है ग्राउंड पर, और ग्राउंड एकदम स्मूथ है, किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं है. सो लेट्स कंसिडर अ पार्टिकल हियर एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग विद सम वेलोसिटी एंड लेट्स से दैट वेलोसिटी इज कितना, दैट वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड. पार्टिकल के अगर मास की बात करता हूं तो पार्टिकल का मास है 2 kg. ठीक है. अब आपको ये पार्टिकल जैसे ही आपके पास आएगा, आपको इस पार्टिकल को रोकना है कुछ टाइम के अंदर. तो आपको इसको रोकने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये हमसे पूछा गया है. फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द पार्टिकल इन 2 सेकेंड. 2 सेकेंड के अंदर हमें इस पार्टिकल को रोकना है, तो उस प्रोसेस में हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये हमें इस डिस्कशन में निकालना है. तो यार बिल्कुल भी दिमाग एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है. आप सबसे पहले तो ये समझिए, ये इस पार्टिकल का इनिशियल सिचुएशन है. पार्टिकल इनिशियली इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था. थोड़ी टाइम बाद जब आप इसको रोक देंगे तो मैं पार्टिकल के बारे में क्या बोलूंगा, मैं पार्टिकल के बारे में बहुत सिंपल सी चीज बोलूंगा कि अब ये जो मेरा पार्टिकल है, ये पार्टिकल रेस्ट पर आ चुका है. सो दिस इज द फाइनल सिचुएशन, राइट. अब इस डायग्राम के अनुसार मैं यदि आपसे इनिशियल मोमेंटम पूछता हूं तो आप इनिशियल मोमेंटम कितना बोलेंगे, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी. इसका मास है 2 kg, इसकी वेलोसिटी है 10. 2 इंटू 10 करेंगे तो आपको मिलेगा 20. इस पार्टिकल की अगर मैं फाइनल मोमेंटम आप लोगों से पूछूं तो आप फाइनल मोमेंटम क्या बोलेंगे, दैट इज अगेन मास इनटू वेलोसिटी. तो मास तो भैया 2 kg है, लेकिन ये तो रेस्ट पर आ गया, वेलोसिटी 0 हो गई, तो हम फाइनल मोमेंटम दोस्तों 0 बोल देंगे. इनिशियल मोमेंटम 20, फाइनल मोमेंटम 0. ठीक है सर. तो भाई साहब अब सिंपल सी बात है, चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम में से आप माइनस कर दीजिए इनिशियल मोमेंटम. व्हाट इज फाइनल मोमेंटम, फाइनली वो रेस्ट पर आ गया, जिसमें से हम माइनस करेंगे इनिशियल, दैट इज 20. तो ये आप लोगों का चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू कितना, -20, राइट. और हमने जस्ट अभी अभी सीखा है कि जो टोटल फोर्स लगाया जाता है एक पार्टिकल पर, नेट फोर्स, वो फोर्स किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है. तो चेंज इन मोमेंटम की अगर हम बात करें, दैट इज -20 डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन. तो वो टाइम ड्यूरेशन हमें दी हुई है और वो टाइम ड्यूरेशन है 2 सेकेंड. तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये फोर्स दोस्तों मुझे मिलेगा -10 न्यूटन. तो भाई साहब अगर आप लोगों ने इस पार्टिकल को रोकना है तो इस पार्टिकल को रोकने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, सो दैट फोर्स वुड बी सिंपली इक्वल्स टू कितना, दैट फोर्स वुड बी इक्वल्स टू -10 न्यूटन. अच्छा, यहां पे अगर हम माइनस की बात करें कि नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, भाई नेगेटिव साइन भी तो कुछ बता रहा होगा. तो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो आप फोर्स लगाएंगे, ये जो आप फोर्स लगाएंगे ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. किसके अपोजिट डायरेक्शन में, इनिशियल मोमेंटम के या फिर वेलोसिटी के. क्योंकि आपको अगर रोकना है तो भाई साहब पार्टिकल तो आगे चल रहा था, तो रोकने के लिए आप जो फोर्स लगाओगे वो तो पीछे लगाओगे. तो यहां पे नेगेटिव ये इंडिकेट कर रहा है. चलिए इसमें हम लोग और वैरायटी देखते हैं. दूसरा एक सिचुएशन सिमिलर है बट थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आएगा. यार इस बार क्या है कि आपका पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है जैसे पिछली बार ट्रेवल कर रहा था, लेकिन मान लीजिए सामने एक दीवार है. ठीक है, सामने एक दीवार है. तो भाई साहब ये आपका पार्टिकल है और ये पार्टिकल कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा था. पार्टिकल की मास वेलोसिटी सब कुछ दी हुई है. लेट्स से इट्स वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स मास इज गिवन एज 2 kg. ये पार्टिकल भाई साहब ऐसा सीधा सीधा जाएगा, इस दीवार से टकराएगा और इस दीवार से टकराकर वापस पीछे की तरफ आने लगेगा. तो जब ये इस दीवार से टकराकर वापस पीछे की तरफ आता है तो ये सवाल में गिवन है कि ये वापस दोस्तों सेम स्पीड से आएगा, सेम रफ्तार से आएगा. अगर ये पहले 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था
तो दीवार से टकराने के बाद भी ये वापस 5 मीटर पर सेकंड से ही आएगा। दीवार से टकराने के बाद भी दोस्तों ये 5 मीटर पर सेकंड से ही आएगा। अच्छा जी, और यहां पर हम लिख देते हैं कि जो ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन है, ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन का मतलब दीवार से टकराने का समय। ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन की अगर मैं बात करूं कि ये दीवार से कितने टाइम के लिए टकराया है, तो वो ड्यूरेशन भी हमें दी गई है। वो ड्यूरेशन हमें दी गई है 0.01 सेकेंड। भाई बहुत छोटा सा टाइम लगा होगा ना दीवार से टकराने में। दीवार से टकराने में भैया दीवार से गया, टकराया, फटाफट आ गया, तो छोटा सा टाइम लगा, दैट इज 0.01 सेकेंड। अच्छा जी, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है दोस्तों फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाई वॉल। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाई वॉल। दीवार ने कितना फोर्स लगाया, ये चीज हम लोगों को यहां फाइंड आउट करनी है। चलिए करते हैं फाइंड आउट। सॉल्यूशन अगर हम इसका डिस्कस करें तो भाई सबसे पहली बात इनिशियल मोमेंटम कितना है वो हम लिख लेते हैं, और फाइनल मोमेंटम कितना होगा ये हम लिख लेंगे। सो इनिशियल मोमेंटम की अगर हम बात करें, सो दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। मास 2 kg, वेलोसिटी 5, 2 into 5 करेंगे, सो दैट वुड बी सिंपली 10। और अगर मैं फाइनल मोमेंटम की बात करूं तो मास तो 2 kg है और स्पीड तो स्टिल इसका कितना है 5, 2 into 5 करेंगे तो वो अभी भी 10 होगा। लेकिन दोस्तों यहां पे एक छोटा सा कैच है जो आपको समझना है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको डायरेक्शन मेंशन करना बहुत जरूरी है। इनिशियली ये आगे आ रहा था तो मैं मोमेंटम को यदि पॉजिटिव बोलता हूं, तो टकराने के बाद फाइनली ये पीछे जा रहा है, और यदि ये पीछे जा रहा है तो मुझे मोमेंटम को नेगेटिव बोलना चाहिए। तो हमें दोस्तों मोमेंटम को नेगेटिव बोलना चाहिए। यस सर। तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम हियर? मोमेंटम में कितना चेंज हुआ? चेंज हम हमेशा ऐसे ही निकालते हैं कि फाइनल मोमेंटम में से माइनस कर लीजिए इनिशियल मोमेंटम। तो व्हाट इज योर फाइनल मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम इज -10। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इनिशियल मोमेंटम, दैट इज 10। तो -10 में से -10 करेंगे तो दोस्तों हमें मिलेगा -20। सो योर चेंज इन मोमेंटम इज कितना? दैट इज -20। और यहां पे हमें जो निकालना था फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल निकालना था। तो भाई साहब फोर्स हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम होता है। सो चेंज इन मोमेंटम हियर इज -20 डिवाइडेड बाय, मैं टाइम की अगर बात करता हूं तो दोस्तों टाइम हमें दिया हुआ है दैट इज 0.01, डेसिमल हटाएंगे 2 0 ऊपर आएंगे, सो दैट इज -2000 न्यूटन, राइट। और यार माइनस साइन वापस से क्या इंडिकेट करेगा? तो यार एक सिंपल सा यहां पे अगर हम डिस्कशन करें कि ये आपकी दीवार है, और जब आपका पार्टिकल इस दीवार से टकराएगा, सो दोस्तों आपको क्या लगता है ये जो दीवार है ये किस डायरेक्शन में पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाने वाली है? तो आप बोलेंगे पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो सर पीछे की तरफ लगेगा। पार्टिकल के ऊपर दोस्तों जो फोर्स लगेगा बेटा वो किस तरफ लगेगा सर? वो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। सो दैट इज द रीजन नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स की वजह से वहां पे एक नेगेटिव साइन आ रहा है। क्लियर? उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को यहां तक का डिस्कशन समझ में आया होगा। अच्छा वैसे एक बात है जो हम इतनी देर से लिख रहे हैं, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। सपोज हम एक पार्टिकल के साथ डील कर रहे हैं जिसका मास कांस्टेंट है। तो दोस्तों अगर मास कांस्टेंट है तो इस फॉर्मूले का या फिर इस एक्सप्रेशन का एक दूसरा रूप भी है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता है मोमेंटम किसके इक्वल है? मास इनटू वेलोसिटी। और आपने जस्ट अभी अभी बोला कि ये जो मास है सर ये आपका कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, मतलब यहां पे जो वेरिएशन आएंगे वो वेलोसिटी में वेरिएशन आएंगे, राइट। वेलोसिटी वेरी करेगी तो मोमेंटम भी आप लोगों का वेरी करेगा। सो इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी विच इज चेंज इन मोमेंटम, मास तो कांस्टेंट है, यहां पे डेल्टा वी आ जाएगा। कहने का मतलब जो मोमेंटम में चेंज आने वाला है दोस्तों, जो मोमेंटम में चेंज आने वाला है वो किसकी बदौलत आने वाला है? वो चेंज इन वेलोसिटी की वजह से होगा। तो मैं डेल्टा पी को ऑब्वियसली क्या लिख सकता हूं? मैं डेल्टा पी को लिख सकता हूं m इंटू डेल्टा वी, राइट।
तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू जो आपका डेल्टा पी था, डेल्टा पी की जगह मैं लिख सकता हूं m इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और इस बात का खास ध्यान रखिएगा, ये चीज केवल और केवल कब वैलिड है, ये चीज केवल और केवल तब वैलिड है जब पार्टिकल का मास कांस्टेंट हो, जब पार्टिकल का मास कांस्टेंट हो। इसको हालांकि अब हम एक और फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। देखिए यार, जो पिछला सवाल था वो काफी ज्यादा सीधा था, इस बार का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। और क्या डिफरेंस है इसको जरा समझते हैं। यार मान लीजिए जो दीवार पिछली बार, भाई पिछले सवाल में क्या हुआ था, पिछले सवाल में ये हुआ था कि आपका पार्टिकल था जो आगे की तरफ जा रहा था, राइट। अब भी आपका जो पार्टिकल है वो आगे की तरफ ही जा रहा है। सेम पार्टिकल हम लोग मान लेते हैं 2 kg का ही, ठीक है, और आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है विद सम वेलोसिटी एंड दैट वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, और 2 kg का ये पार्टिकल है। तो ये कुछ इस प्रकार सीधा सीधा ऐसे जाने वाला है। और पिछली बार जो दीवार थी दोस्तों वो एकदम सीधी थी, लेकिन इस बार वाली जो दीवार है वो थोड़ी सी टेढ़ी है, और दीवार अगर टेढ़ी है तो ये पार्टिकल टकराकर ऊपर की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। फाइनली हमने देखा जब पार्टिकल दीवार से टकराता है तो टकराने के बाद ये पार्टिकल आप लोगों का ऊपर की तरफ ट्रेवल करने लगता है विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड मास तो भाई साहब ऑब्वियसली सेम ही रहेगा, मास तो चेंज होगा नहीं। कितना है मास इसका? अभी भी 2 kg है, मास इसका अभी भी 2 kg है। तो हमें सेम इंफॉर्मेशन दी है कि यहां पर जो टाइम है कोलिजन का, दीवार से टकराने का जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन इज गिवन टू अस एंड दैट इज टाइम ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन इज इक्वल्स टू 0.01 सेकेंड। जो पिछली बार भी थी इस बार भी सेम है। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है निकालिए फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल। इस दीवार ने कितना फोर्स लगाया, ये चीज हम लोगों को निकालनी है भाई साहब। व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल? ठीक है, क्लियर है सबको सिचुएशन? चलिए अब अगर हम कंपैरिजन करें पिछले सवाल से और इस सवाल में, बस इतना हल्का सा डिफरेंस है कि पिछली बारी सर ये सीधा सीधा आके पीछे चला गया था, इस बार सीधा सीधा आके ऊपर चला गया। तो यार सबसे पहली चीज मैं आपसे पूछूंगा, क्या यहां पे वेलोसिटी चेंज हुई है? क्या मोमेंटम चेंज हुआ या वेलोसिटी चेंज हुई? एक ही बात है। हमें पता है हमारा जो फोर्स होता है वो होता है डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। चूंकि मास कांस्टेंट है तो मैं डेल्टा पी को क्या लिख सकता हूं? मास इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, राइट। क्या यहां पे वेलोसिटी चेंज हुई है? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल चेंज हुई है। हालांकि इसका मैग्नीट्यूड सेम है, पहले भी 5 था अब भी 5 है, लेकिन अगर हम डायरेक्शन देखें तो पहले ये आगे की तरफ जा रहा था और अब ये ऊपर की तरफ जाने लग गया। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वेक्टर फॉर्म में अगर हम उसे लिखें तो 5, और यहां पे मैं आई कैप लिख देना चाहता हूं यार। क्यों भाई? सर आगे की तरफ जा रहा है तो आई कैप है। अच्छा, अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो हम फाइनल वेलोसिटी कितना बोलेंगे? हम फाइनल वेलोसिटी है तो मैग्नीट्यूड 5, लेकिन उसकी चूंकि डायरेक्शन चेंज हो चुकी है तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है तो हम उसे जी कैप बोल देंगे। बहुत ही अच्छे। पर हमारा जो मेन इंटरेस्ट है वो है डेल्टा वी निकालने में, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, जो कि किसके इक्वल होती है? फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल माइनस कर दीजिए। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है? दैट इज 5 जी कैप, जिसमें से मैंने माइनस कर दिया इनिशियल वेलोसिटी जो कि कितनी है? 5 आई कैप। सो गाइज दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, जो कि मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखी है ये। अब मैं आपसे पूछूं किसका मैग्नीट्यूड बता दो जस्ट मुझे। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, राइट, प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और इस पूरी चीज का अंडर रूट ले लीजिए। बहुत ही अच्छे। तो यहां से हमें डेल्टा वी पता चल जाएगा। सो दैट वुड बी कितना? सिंपली 5√2। तो दोस्तों यहां से आपके पास डेल्टा वी आ गया एंड डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना? डेल्टा वी इज इक्वल टू 5√2। तो अब हम यहां पे जस्ट वैल्यूज पुट करना बाकी है। मास हमें पता है दैट इज 2 kg। डेल्टा वी की अगर मैं बात करता हूं सो दैट इज 5√2, और टाइम भी हमें पता है।
सो दैट टाइम इज इक्वल टू कितना, दैट इज 0.01 सेकेंड। ठीक है, चलिए जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 into 5 is 10, दिस इज 10√2 और नीचे वाले डेसिमल को हटा देंगे तो ऊपर 2 0 आएंगे, तो ये हमें मिलने वाला है दिस फोर्स इज इक्वल टू कितना, दिस फोर्स इज इक्वल टू 10 into 10 दैट इज 1000√2। सारी चीजें ऐसा यूनिट में है तो फोर्स भी हमें ऐसा यूनिट में ही मिलेगा, दैट इज न्यूटन। सो द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल, इस बार जो दीवार ने टोटल फोर्स लगाया वो लगाया 1000√2। होपफुली सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आया होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी, सिंपली करना था यार, जैसे जैसे चीजें हम लोगों ने पढ़ी है उनको इंप्लीमेंट करना था। अब देखिए उन्होंने एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेडली पूछा है, पहले जब AIPMT होता था तो AIPMT में उन्होंने पूछा, एज वेल एज एम्स में उन्होंने पूछा, और दोस्तों रिसेंटली सेम सवाल नीट में भी पूछा गया है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा वेरिएशन अलग होगा इस बार। दीवार जो है वो तो हमारी सीधी है ना, जैसा पहले केस में दीवार थी, तो वॉल की अगर हम बात करें दैट वॉल इज स्टिल एकदम सीधा दीवार है आपके पास, ठीक है सर, तो एकदम सीधी दीवार है। यहां पे डिफरेंस जो है वो पार्टिकल में आने वाला है। इनिशियली आपका पार्टिकल जो था वो पार्टिकल इनिशियली लेट्स से यहां पे था, पार्टिकल वाज इनिशियली हियर एंड ये पार्टिकल कुछ इस प्रकार ऐसा टेढ़ा टेढ़ा आ रहा था। मैं कुछ वैल्यूज नहीं लूंगा, एक काम करते हैं जनरल बातें करते हैं, इसका स्पीड हम लोग v0 बोल देते हैं और द मास ऑफ पार्टिकल इज स्मॉल है, और ये पार्टिकल कुछ इस प्रकार आएगा, इस दीवार से टकराएगा, और इस दीवार से टकराने के बाद ये पार्टिकल कुछ इस प्रकार यहां से कोलाइड होकर निकल जाएगा, और जब ये कोलाइड होकर निकलेगा तो इसका वापस से जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, एंड दैट इज अगेन कितना, v0। अच्छा, जब ये आया था तो दीवार से थीटा एंगल पे टकराया था, और जाते टाइम भी दीवार से थीटा एंगल पर ही टकरा रहा है। तो भाई साहब ये एक सिचुएशन आप लोगों को दी हुई है, ये एक डायग्राम आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है सर। अब क्या करें, तो अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या करें। हमें जो भी चीजें चाहिए वो दी हुई हैं, जैसे ड्यूरेशन दिया हुआ है कोलिजन का, कितनी देर के लिए वो टकराया, सो ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन इज, कोई वैल्यू नहीं ले रहे हैं, जनरल बात ही कर रहे हैं। सो लेट्स से जो टाइम लगा वो t0 लगा, दैट इज इक्वल्स टू t0। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है कि भैया फोर्स बताइए दीवार ने कितना लगाया, फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल, दीवार के द्वारा लगाया गया फोर्स हमें निकालना है। चलिए तो डिस्कस करते हैं, और यहां पे जो मेन मुद्दा है वो हमें डिस्कस करना है कि वेलोसिटी चेंज हुई या नहीं हुई। तो सर बिल्कुल यहां पर क्लियरली हमें दिख रहा है कि पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज हुआ है, और क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि पहले तो पार्टिकल कुछ इस प्रकार आ रहा था और टकरा के इस प्रकार जा रहा है, तो सीधी सीधी सी बात है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। यस सर। अच्छा, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम पहले यहां पे लिख लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी कैसे लिखी जा सकती है, ध्यान से देखिए। इनिशियली इसकी वेलोसिटी ऐसी है जो कि दीवार से कितना एंगल बना रही है, दीवार से वो थीटा एंगल बना रही है, और मैग्नीट्यूड आप लोगों को दे दिया गया है, दैट इज कितना, दैट इज v0। ये आपका इनिशियल सिचुएशन है। फाइनली सेम अगर हम पार्टिकल को देखें तो दीवार तो भाई साहब यही रहेगी, दीवार तो जाने वाली है नहीं, और ये पार्टिकल थीटा एंगल पर टकराकर वापस जा रहा है कुछ इस प्रकार। सो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा। अगर हम इनके कंपोनेंट्स करें वेलोसिटी के, तो देखिए एक ऐसी टेढ़ी वेलोसिटी है तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, हॉरिजॉन्टल इस तरफ और वर्टिकल इस तरफ। एग्री कर रहे हैं। एक ऐसा टेढ़ा वेलोसिटी है दोस्तों, तो अगर एक ऐसा टेढ़ा वेलोसिटी है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आगे, वर्टिकल नीचे। वर्टिकल कंपोनेंट जो नीचे की तरफ होगा वो कितना होगा, दैट वुड बी v0 cos थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आगे होगा वो कितना होगा, दैट वुड बी सॉरी यहां पे एक हल्का सा मिस्टेक, हाँ सही है, हमें पता है ना कॉस किसके साथ आता है, कॉस उसके साथ आता है जिसके साथ एंगल चिपका हो, तो एंगल y एक्सिस के साथ चिपका हुआ है, एंगल y एक्सिस के साथ चिपका हुआ है तो y के साथ कॉस आएगा, x के साथ साइन थीटा आएगा। फाइनली अगर हम बात करें, चूंकि ये टेढ़ा इस तरफ आ रहा है, इसके दो कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल में इस तरफ होगा एंड वर्टिकल में नीचे की तरफ।
थीटा जो दिया है वाई एक्सिस के साथ दिया है, तो इसके साथ कॉस आएगा, सो दिस वुड बी वी नॉट कॉस थीटा एंड दिस कंपोनेंट वुड बी कितना, दिस वुड बी वी नॉट साइन थीटा। बहुत बढ़िया, इसमें तो किसी को दिक्कत या तकलीफ है ही नहीं, तो सीधी सीधी बात हो गई। तो अब मैं अगर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा सर, आगे की तरफ वी नॉट साइन थीटा है, सो दैट इज वी नॉट साइन थीटा आई कैप हम लिख सकते हैं, और वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ है तो हम माइनस लिखेंगे एंड दैट इज माइनस वी नॉट कॉस थीटा एंड हियर इट वुड बी जे कैप। ठीक है, विद साइन लिखना है, आगे तो पॉजिटिव, पीछे तो नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। चलिए फाइनल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, एक्स में पीछे की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव लिखेंगे माइनस वी नॉट साइन थीटा एंड दिस वुड बी आई कैप, और वाई डायरेक्शन में बात करें तो नीचे की तरफ है तो नेगेटिव माइनस वी नॉट कॉस थीटा एंड दिस वुड बी कितना, जे कैप। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं कि यार मुझे बस चेंज इन वेलोसिटी बता दो तो हमारा काम हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल माइनस करिए, तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी मैं एज इट इज लिख रहा हूं, दैट इज कितना, माइनस वी नॉट साइन थीटा आई कैप फर्दर माइनस वी नॉट कॉस थीटा जे कैप, राइट। ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। इसमें से इनिशियल माइनस करेंगे तो यहां पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आएगा, तो यहां एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आएगा तो ये माइनस बन जाएगा, सो दिस वुड बी माइनस वी नॉट साइन थीटा आई कैप, और यहां पर भी एक और माइनस आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, सो दिस इज प्लस वी नॉट कॉस थीटा जे कैप। चीजें कैंसिल होती हुई आप लोगों को दिख रही होंगी, माइनस वी नॉट कॉस थीटा जे कैप एंड प्लस वी नॉट कॉस थीटा जे कैप विल कैंसिल आउट ईच अदर, और आप लोगों ने जो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा माइनस वी नॉट साइन थीटा एंड माइनस वी नॉट साइन थीटा इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट साइन थीटा। आई कैप तो डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, मैं जस्ट यहां पे मैग्नीट्यूड लिखना चाहता हूं। तो दोस्तों ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया, दैट इज माइनस 2 वी नॉट साइन थीटा। यदि हम फोर्स की बात करें तो बहुत सिंपल सा डिस्कशन है, फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और डेल्टा पी को मैं एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी भी लिख सकता हूं। जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, मास एम दिया है, डेल्टा वी हमने निकाल लिया कितना निकाला, माइनस, तो यहां एक माइनस आ जाएगा, सबसे पहले तो माइनस एम लिख दिया, डेल्टा वी कितना है दैट इज 2 वी नॉट साइन थीटा, डिवाइडेड बाई टाइम की बात करें तो टाइम हमें दिया हुआ है, दैट टाइम इज टी नॉट। सो दैट्स इट गाइस, दिस इज द टोटल फोर्स, दिस इज द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल। दीवार ने ये फोर्स लगाया। अब आप लोगों से एग्जाम में ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये विद नंबर्स दे देंगे, ठीक है, पर जो मेन मुद्दा रहेगा, जो मेन कॉन्सेप्ट रहेगा वो आप लोगों का सेम रहेगा। चलिए सेम कॉन्सेप्ट पर एक आखिरी सवाल कर लेते हैं जो थोड़ा सा यूनिक है और प्यारा सवाल है। क्वेश्चन को जरा समझिएगा। यार हमारे पास एक वायर दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल तार है एक, जिसपे कपड़े सुखाते हैं ना, वैसा एक वायर है, ठीक। लेकिन इस वायर का शेप थोड़ा अलग है। पहले तो ये वायर एकदम ऐसा सीधा सीधा था, फिर ये वायर एक ऐसा सर्कुलर टर्न ले लेता है, ठीक है। फिर ये जो वायर है दोस्तों, ये वायर क्या करता है, एक ऐसा सर्कुलर टर्न ले लेता है, एंड दिस इज अ सेमी सर्किल बेसिकली। ये आप लोगों का सेमी सर्किल हो गया, ठीक है। दिस पार्ट जो ये डॉटेड लाइन के इधर वाला मैं बता रहा हूं ना, ये पार्ट आप लोगों का सेमी सर्कल है, और फिर ये वायर वापस यहां से एकदम ऐसा सीधा सीधा चले जाता है। ऐसा हमारे पास एक वायर का स्ट्रक्चर है। एक वायर सीधा गया, सेमी सर्कुलर टर्न लिया और वापस ऐसा आ गया। इस वायर पर हमने एक बीड पार्टिकल कनेक्ट कर दिया। आप लोग बीड पार्टिकल को गोली मारो, आप ऐसा समझो दोस्तों एक रिंग है, रिंग, अंगूठी समझते हो, अंगूठी, नॉर्मल रिंग, जो रिंग हम अपनी फिंगर्स में पहनते हैं, अंगुलियों में जो रिंग पहनते हैं भाई, उसी रिंग की मैं बात कर रहा हूं। एक सिंपल सा हमारे पास रिंग है, रिंग, अंगूठी, वायर के ऊपर, ठीक है सर। इस रिंग का हमें मास दे दिया है और ये रिंग इस तरफ जा रही है v नॉट स्पीड से, और इसकी स्पीड हमेशा सेम रहेगी, स्पीड इसकी कभी भी चेंज होने वाली नहीं है, स्पीड इसकी हमेशा सेम रहेगी। ये जो सेमी सर्कुलर टर्न है इसका रेडियस भी हमें दे दिया गया है, इसका रेडियस हमें दे दिया है, दैट इज कैपिटल आर। सो कैपिटल आर इज बेसिकली रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कुलर टर्न।
अब ये रिंग देखिए क्या करेगी, ये रिंग ऐसी आएगी, वी नोट से ऐसी आएगी, सर्कुलर टर्न है, ऐसे घूमने वाली है, ऐसे घूम फिर कर ये जो आप लोगों की रिंग है ये फाइनली यहां से निकल जाएगी। ये रिंग दोस्तों फाइनली यहां से ऐसा निकल जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ निकल गई वी नोट स्पीड से। तो सबसे पहली बात, तो मैं अगर सीधा यहां पे सवाल दे दूं तो दोस्तों मजे नहीं आएंगे, तो मैं सीधा सवाल ना देने की बजाय मैं पहले थोड़ा सा सिचुएशन को, इस सिनेरियो को एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन भी देख लेंगे कि यार एग्जैक्टली क्वेश्चन में हम लोगों से क्या चीज पूछी गई है। यार क्या यहां पे मोमेंटम चेंज हुआ? बिल्कुल चेंज हुआ, क्योंकि आप अगर इनिशियली देखेंगे तो इनिशियली ये वी नोट से ऐसे जा रहा था, सीधा जा रहा था। फाइनली अगर हम देखें तो ये वी नोट से इस तरफ आने लग गया, डायरेक्शन चेंज हो गई। अच्छा, आपको पता है अगर आपका मोमेंटम चेंज हो रहा है तो मतलब आपके ऊपर एक फोर्स लगा होगा, आपके ऊपर एक फोर्स लगा होगा तभी तो मोमेंटम चेंज हुआ। वो फोर्स किसने लगाया? वो फोर्स दोस्तों यहां पे जो लगाया है वो इस सेमी सर्कुलर टर्न ने लगाया। सर सेमी सर्कुलर टर्न ने क्यों? क्योंकि भाई मान लो अगर आप लोगों का वायर सीधा होता, हम परमानेंटली सीधा होता, कोई भी इसमें बैंडिंग होती ही नहीं, और वो जो रिंग हम इस वायर में अटका के फेंक दिए हैं आगे वी नोट, तो भाई ये रिंग तो हमेशा इसी डायरेक्शन में चलती वी नोट से, ये रिंग तो दोस्तों हमेशा इसी डायरेक्शन में चलती। क्या इसका वेलोसिटी चेंज होता? नहीं। अगर इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होता तो इसका मोमेंटम भी चेंज नहीं होता। तो इसकी डायरेक्शन चेंज करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसकी डायरेक्शन चेंज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये सेमी सर्कुलर रिंग। तो ये सेमी सर्कुलर रिंग क्या करती है, यहां से इस पॉइंट से इसके ऊपर एक फोर्स लगाना स्टार्ट कर देती है, जो कि हम बाद में देखेंगे, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। यहां से इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट होगा और यहां तक लगते जाएगा, जिसकी वजह से इसका मोमेंटम चेंज हो गया, क्योंकि पहले ऐसा आ रहा था, और ये रिंग कंटिन्यूअसली इसका मोमेंटम चेंज करेगी, इसकी वेलोसिटी चेंज करेगी और फाइनली ये ऐसा जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा ये गया सिंपल सा चीज कि भाई साहब आप ये निकालिए, फाइंड द एवरेज फोर्स, फाइंड द एवरेज फोर्स exerted by what? Exerted by semi circular ring. Exerted by what? Exerted by semi circular ring. इस सेमी सर्कुलर रिंग ने जो फोर्स लगाया है वो हमें निकालना है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अपने बेसिक्स पर आ जाते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूं इनिशियल मोमेंटम, आप क्या बोलेंगे? मास विच इज m इंटू वेलोसिटी दैट इज v नोट। क्या मैं यहां पे एक माइनस साइन लगा दूं? यस सर, क्योंकि पीछे की तरफ जा रहा है और पीछे जा रहा है तो नेगेटिव है। चलिए जी, फाइनल मोमेंटम की बात कर लेते हैं। फाइनल मोमेंटम कितना होगा? मास m, मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन अब आगे की तरफ जा रहा है तो हम पॉजिटिव लिखेंगे। अच्छा, तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम हियर? चेंज इन मोमेंटम इज सिंपली फाइनल में से माइनस कर दे इनिशियल, सो फाइनल मोमेंटम इज एम वी नोट, जिसमें से माइनस करेंगे इनिशियल विच इज माइनस एम वी नोट। माइनस माइनस प्लस होगा तो चेंज इन मोमेंटम आपको मिल जाएगा, सो दैट इज कितना? 2 टाइम्स ऑफ एम वी नोट। सो गाइस दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है सर, बात यहां पे आती है टाइम की। तो आप ये सोचिए इस पार्टिकल को यहां से लेकर यहां तक आने में कितना टाइम लगा होगा। तो हम एक बहुत ही सिंपल सी चीज बोलेंगे, हमें पता है कि स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो मैं टाइम को लिख सकता हूं दोस्तों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो गाइस हम टाइम को क्या लिख सकते हैं? हम टाइम को लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम टाइम निकालना चाहते हैं तो हम सिंपल सा बोलेंगे, जितना भी सेमी सर्कुलर ट्रैक पे उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको डिवाइड कर दीजिए किससे? स्पीड से। तो भाई साहब टाइम कितना है इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, तो ये सेमी सर्कुलर ट्रैक है। तो भैया सभी को पता है पूरे सर्किल की लेंथ 2 पाई आर होती है, तो आधी की कितनी होती है? दैट इज पाई आर, जिसे आप डिवाइड कर दें स्पीड से तो वो स्पीड कितनी है? दैट इज वी नोट। सो इतना इसे टोटल टाइम लगा है। अब अगर हमें टाइम पता चल गया तो सवाल खत्म हो गया, क्योंकि हमें एवरेज फोर्स निकालना था। सो दैट एवरेज फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी का वैल्यू हम पुट कर देंगे। सो व्हाट इज डेल्टा पी हियर? डेल्टा पी इज सिंपली 2 टाइम्स ऑफ एम वी नोट, जिसे डिवाइड करेंगे डेल्टा टी से, तो वो भी हमें दिया गया है, दैट इज पाई आर
डिवाइडेड बाई वी नोट, नीचे वाले वी नोट को ऊपर ले लेंगे, ठीक है, तो हमें मिलेगा 2m वी नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई पाई आर, डिवाइडेड बाई पाई आर। सो दैट्स इट गाइस, दिस इज द टोटल फोर्स जो कि इस सेमी सर्कुलर टर्न ने लगाया। किसके ऊपर लगाया? इस पार्टिकल के ऊपर लगाया। सो आई होप आप लोगों को ये सारे डिस्कशन समझ में आए होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन जो कि इस सवाल को बहुत ज्यादा, मतलब एक सवाल को बहुत ज्यादा प्यारा बना देता है और बहुत कम टाइम में आंसर आ जाता है। देखिए, आपको शायद ये याद होगा, मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में क्वेश्चन करवाया था कि मान लीजिए ग्राउंड पर से हम एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर देते हैं विद सम वेलोसिटी दैट इज वी नोट, तो जायज सी बात है वो कुछ ऐसा एक प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा एंड फाइनली जब वो आता है तो वो वी नोट से ही आता है, ठीक है। अच्छा, उसका इनिशियल अगर ये एंगल में थीटा बोल देता हूं हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये फाइनल एंगल भी हम हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बोलते हैं? इसको भी हम थीटा ही बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कंपोनेंट्स, यहां से हमें अगर कोई पूछता है कि बताइए व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, इस सिचुएशन में हमसे पूछा फाइंड चेंज इन मोमेंटम, बता दो हमको कि मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, फाइंड चेंज इन मोमेंटम। तो कैसे निकालेंगे यार ये हम चेंज इन मोमेंटम? ये चेंज इन मोमेंटम हम ऐसे निकालेंगे कि जो इनिशियल मोमेंटम है, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, इसके दो कंपोनेंट्स करिए, तो ये कंपोनेंट आपको बहुत अच्छे से पता है वी नोट कॉस थीटा होगा एंड ये कंपोनेंट आप लोगों का होगा वी नोट साइन थीटा, राइट? एग्री? फाइनली अगर हम देखें वेलोसिटी ऐसी टेढ़ी है तो दो कंपोनेंट्स, एक आगे और एक नीचे की तरफ, थीटा एंगल एक्स एक्सिस के साथ दिया है तो इस कंपोनेंट के साथ कॉस आएगा और इसके साथ आपका साइन आएगा। तो भाई साहब हमें यहां पे निकालना है चेंज इन मोमेंटम, तो मैं बोल सकता हूं सर, यहां अगर हम पहले चेंज इन वेलोसिटी अगर निकाल लें तो हम इनिशियल वेलोसिटी क्या बोलेंगे? आईजे के आईजे फॉर्म में हम लिखते हैं, तो आगे की तरफ वी नोट कॉस थीटा है, सो आई विल राइट हियर वी नोट कॉस थीटा आई कैप, और ऊपर की तरफ अगर मैं देखता हूं तो वी नोट साइन थीटा ऊपर की तरफ है, सो दैट इज वी नोट साइन थीटा जे कैप। फाइनल वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करें, फाइनल वेलोसिटी कितना है, तो अगेन आगे की तरफ है दोस्तों, और कितनी है? दैट इज वी नोट कॉस थीटा आई कैप, और नीचे की तरफ भी है, दैट इज कितना? माइनस वी नोट साइन थीटा जे कैप। तो भैया चेंज अगर आप देखें तो एक्स डायरेक्शन में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, यहां पहले भी वी नोट कॉस थीटा और बाद में भी वी नोट कॉस थीटा, माइनस करोगे तो ये दोनों टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो चेंज इन वेलोसिटी की बात करें तो यहां पे चेंज हुआ है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? माइनस वी नोट साइन थीटा, जिसमें से आप माइनस करेंगे इनिशियल, दैट इज माइनस वी नोट साइन थीटा। सो आपको चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा, दैट इज कितना? माइनस और माइनस, सो माइनस 2 टाइम्स ऑफ वी नोट साइन थीटा। दोस्तों आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना था एक्चुअली। अब चेंज इन मोमेंटम आप क्या बोलेंगे? आपको पता है कि चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, तो इसमें मास मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस है, मास मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ m इनटू वी नोट इनटू साइन थीटा। सो गाइस दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। मुझे नहीं लगता कि यार इस सवाल में कोई बहुत ज्यादा ऐसा रॉकेट साइंस है या बहुत ज्यादा वैसा लगा होगा, बहुत सिंपल है। लेकिन आपको मजे ये आएंगे कि दोस्तों ये जो हमने सॉल्व किया, लेट्स से दिस इज मेथड 1, इसको अगर हम मेथड 2 से सॉल्व करें तो ये बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा प्यार से हो जाएगा, आपको इतनी कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगेन हम कंसिडर कर रहे हैं एक प्रोजेक्टाइल मोशन जिसको वी नोट से फेंका गया थीटा एंगल पर, और वो कुछ इस प्रकार प्रोजेक्टाइल मोशन करके वापस वी नोट पर आ गया। और यार हमने अभी अभी मेथड 2 हमारा बहुत ही ज्यादा प्यारा है जो कि न्यूटन्स सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो न्यूटन्स सेकंड लॉ ने हमें एक चीज सिखाई कि आपका जो भी टोटल फोर्स लगता है वो किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। एग्री कर रहे हैं? जो भी टोटल फोर्स लगेगा चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से मैं चेंज इन मोमेंटम को क्या लिख सकता हूं? टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फोर्स इंटू डेल्टा टी भी तो लिख सकते हैं, इसको हम फोर्स इंटू डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। और जब आपका पार्टिकल यहां से लेकर यहां तक आया तो आपको टाइम तो बहुत अच्छे से पता है, टाइम कितना लगा उसको जो टाइम लगा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट।
दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। पूरा जो भी टाइम उसने ट्रेवल किया हवा में। और यदि मैं बात करूं फोर्स की, तो यू नो वेरी वेल, जब एक पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है तो उसके ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स लगता है, नीचे लगेगा तो हम -mg बोल सकते हैं। तो मैं फोर्स को यहां पे लिख देता हूं -mg। और दोस्तों टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपको अब तक याद हो गया होगा, प्रोजेक्टाइल में बताया था, दैट वाज कितना 2v0 sin थीटा डिवाइडेड बाई g। तो यहां पे g से g कैंसिल हो जाएगा, m को अंदर ले लीजिए, -2 m इधर आ गया इंटू v0 इंटू साइन थीटा। सो -2m v0 sin थीटा, दिस इज द टोटल चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि डेल्टा पी हम लोगों ने यहां पे निकाला फोर्स इनटू टाइम को। तो आप इसको मैच कर लीजिए या फिर इसको मैच कर लीजिए, दोनों जो रिजल्ट्स हैं वो आप लोगों के सेम है, लेकिन डेफिनेटली नीट में हम लोग सेकंड मेथड प्रेफर करेंगे क्योंकि ये रिलेटिवली कम टाइम लेगा। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जहां और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ, और हम वहां पे टाइप ऑफ फोर्सेस एंड नॉर्मल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।